एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट में जो फीचर्स हैं, सबसे पहला मेन फीचर हमारा है स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग। तो स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग हैज बीन आइडेंटिफाइड एज अ की एक्टिविटी। बेसिकली इसमें है क्या कि आपको कोई भी इक्विपमेंट जो इस प्रोग्राम में रहेगा, एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट होंगे, उसका वो लेबलिंग करेंगे, स्टैंडर्ड करेंगे। जैसे कि सपोज फ्रिज जैसे हम लेते हैं, फ्रिज आता है, कुछ आता है तो उसमें स्टार लेबल्ड होता है, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। तो इस तरह से कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि हम कितने एनर्जी एफिशिएंट जो इक्विपमेंट ले रहे हैं। तो हर एक प्रोडक्ट का इसका प्रोसेस का एक लेबलिंग और एक स्टैंडर्ड उनका रहना चाहिए। ये ऐसा प्रोविजन उसमें बोला गया। इसमें कुछ पॉइंट्स रहेंगे। तो मेन प्रोविजन ऑफ इसी एक्ट ऑन स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग क्या रहेंगे? पहला तो रहेगा इवॉल्व मिनिमम एनर्जी कंजप्शन एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर नोटिफाइड इक्विपमेंट एंड एप्लीकेंस। जितना मिनिमम एनर्जी कंजप्शन है ये हमको इवॉल्व करना है, पहला मतलब इस एक्ट में है। और दूसरा है कि प्रोहिबिट मैन्युफैक्चर, सेल एंड इंपोर्ट ऑफ सच इक्विपमेंट व्हिच डज नॉट कंफर्म द स्टैंडर्ड। जो भी स्टैंडर्ड डिफाइन है उसको अगर कोई कंफर्म नहीं करता है तो उसको प्रोहिबिट करना है। थर्ड रहेगा इंट्रोड्यूस अ मैंडेटरी लेबलिंग स्कीम फॉर नोटिफाइड इक्विपमेंट एप्लियंस टू इनेबल कंज्यूमर टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइस। जो भी जैसा भी स्टैंडर्ड है उसका लेबलिंग प्रॉपर होना चाहिए ताकि आपके पास इन्फॉर्म चॉइस रहे कि हाँ भाई हम 3 स्टार वाला लेंगे या 4 स्टार वाला फ्रिज या एसी जो भी लेना है, कितनी एनर्जी एफिशिएंसी का। कई लोग ऐसा भी करते हैं ना कि ट्रेड ऑफ करते हैं कि भाई 5 स्टार वाला है, इतना महंगा है, तो उनको लगता है कि ठीक है थोड़ा 3 स्टार ही रहेगा, बिजली का बिल हम दे लेंगे लेकिन इतना महंगा नहीं लेंगे। तो उनको मतलब जानकारी है, फिर वो अपनी उनकी इच्छा है जैसा भी हिसाब किताब लगाए। लास्ट है डेसिमेट इंफॉर्मेशन ऑन द बेनिफिट्स टू कंज्यूमर। तो इसमें क्या है, जो पॉइंट्स होंगे वो पॉइंट आपको एज इट इज इतना लिखने होंगे। ये एक्ट है नहीं, एक्ट है तो इसमें आप बहुत ज्यादा अपने मन से बनाने का मत सोचिएगा। हाँ, एक दिमाग में रहना चाहिए क्या चीज है, वो वो बात आनी चाहिए कि लैंग्वेज कैसे यूज करेंगे। तो ये पांचों चारों जो पॉइंट होंगे इस लेबलिंग और स्टैंडर्ड के लिए, ये आपको एज इट इज लिखने होंगे। उसमें क्या कि पहला कि ऐसा इवॉल्व करना है, एनर्जी कंजप्शन इसमें कम हो, ऐसे हमारे इक्विपमेंट इवॉल्व करना है। दूसरा कि ऐसे लोगों को प्रोहिबिट करना है, मैन्युफैक्चरर और ऐसे सेल इंपोर्ट को जो भी इस स्टैंडर्ड को कंफर्म ना करते हो। और तीसरा कि मॉनिटरी लेबलिंग स्कीम को रखनी है सारे इक्विपमेंट में। चौथा डिसमिनेट इन्फॉर्मेशन ऑन द बेनिफिट टू। फिर इन्होंने क्या एक और आया डेजिग्नेटेड कंज्यूमर। इसमें क्या क्या प्रोविजन है? इनमें यह है कि द गवर्नमेंट वुड नोटिफाई एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट एज डेजिग्नेटेड कंज्यूमर। गवर्नमेंट ने कुछ लोग को डेजिग्नेटेड कंज्यूमर समझो एस्टेब्लिश किया। बहुत सारे किसको, जैसे कि आपके ये रेलवे हो गए, पोर्ट ट्रस्ट हो गए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, पावर स्टेशन, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, कमर्शियल बिल्डिंग्स, ये सारे एस्टेब्लिशमेंट, इनको डेजिग्नेटेड कंज्यूमर का टैग दिया एक तरह से। डेजिग्नेटेड कंज्यूमर टू गेट एनी एनर्जी ऑडिट कंडक्टेड बाय एन एक्रेडिटेड एनर्जी ऑडिटर। तो ये जितने कंज्यूमर्स हैं डेजिग्नेटेड, इन लोग इनको एक एनर्जी ऑडिट, ये सब एनर्जी एफिशिएंट हिसाब से चलेंगे। ये जितने ये डेजिग्नेटेड कंज्यूमर है वो इन सबको एक जो एक्रेडिटेड एनर्जी ऑडिटर होगा उससे एनर्जी ऑडिट भी करानी होगी। और अपने कंपनी में या फिर जो भी इंडस्ट्री है उसमें एक एनर्जी मैनेजर भी उनको रखना होगा। तो यही पॉइंट नेक्स्ट है, एनर्जी मैनेजर विद प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड और डेजिग्नेटेड बाय द डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स। तो ये जो डेजिग्नेटेड कंज्यूमर उनको अपने यहाँ एक एनर्जी मैनेजर भी रखना होगा जो ये सब चीज़ें देखेगा, एनर्जी कंजर्वेशन के हर एक एस्पेक्ट कुछ देखेगा। और बाकी फिर एक एनर्जी ऑडिटर से इनको अपना पीरियडिकली ऑडिट भी कराना है। लास्ट पॉइंट क्या है, डेजिग्नेटेड कंज्यूमर वुड कंप्लाई विद द नॉर्म एंड स्टैंडर्ड ऑफ एनर्जी कंजप्शन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसी के एग्जाम होते हैं, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि एक एनर्जी मैनेजर को एक एनर्जी ऑडिटर का PEE एग्जाम कराती है, PEE की साइट पे ही है। तो वो होते हैं हर साल ऐसे एग्जाम होते हैं, साल ऐसे दोनों एग्जाम। तो उनके ये भी तुम्हारा एक करियर गोल हो सकता है
करियर अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए भी है कि तुम उसको पढ़ने के लिए क्या है, जो 4 किताबें हैं उनके साइड पे, उन 4 किताबों के एनर्जी कंजर्वेशन और एफिशिएंसी से रिलेटेड है, उनको ही पढ़ना है और उन्हीं से रिलेटेड वो टेस्ट होता है, एग्जाम होता है एनर्जी ऑडिटर। तो एग्जाम पास करोगे तुम सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर बन सकते हो, फिर अपना एक अलग से कंसल्टेंसी चल सकते हैं एनर्जी ऑडिटिंग। वो सारे कर रहे हैं सर, वो जो सर आए थे ना हमारे बीवीएम से एनर्जी कंजर्वेशन के लिए, तो उन्होंने यही किया। प्रोफेसर वहाँ तो नहीं है बीवीएम में, बाकी उन्होंने ये एग्ज़ाम दिया था बीईडब्ल्यू का, तो एनर्जी ऑडिटर वो सर्टिफाइड। तो वो जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं उधर की, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, वो सब में अपना ऑडिट कर रहे हैं। तो सब क्योंकि यहाँ पे जैसे ये एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट जो है ये, इसमें बोल दिया गया ना, तो जो डेजिग्नेटेड कंज्यूमर हैं ये लोग, इनको एनर्जी ऑडिट करानी है, तो इनको करानी तो है ही है, तो इनको एक्रेडिटेड एनर्जी ऑडिटर चाहिए। और एक्रेडिटेड कौन होगा? जो खुद बीडब्ल्यू से एक्रेडिटेशन इसको मिला हो, तो आपके लिए कंसल्टेंसी तो अवेलेबल रहेगी हमेशा। तो ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें क्या है कि जैसे तुमको अगर इस तरफ जाना हो ना, तो पहले एक छोटी सी कोई कंपनी हो एनर्जी रिलेटेड, जाए कोई भी इंडस्ट्री रिलेटेड हो जिसमें इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो पूरा है, उसको ज्वाइन करने का मौका मिले कर लो, चाहे 20,000 रुपया दे रहा हो, 15-20,000, 1 साल करोगे 2 साल, क्योंकि वो कभी कभी उसमें एक्सपीरियंस भी मांगते हैं 1 साल, तो 1 आध साल का ऐसा भी एक्सपीरियंस रहे कि बस काम किया हो किसी इंडस्ट्री या प्रोसेस इंडस्ट्री में, किसी या और इंडस्ट्री या प्रोसेस इंडस्ट्री में। तो फिर उसके बाद तुम अपना ये एग्जाम दे दो एनर्जी ऑडिटर का, फर्स्ट क्लास ये प्रोफाइल है। तो लिखा हुआ है सर्टिफिकेशन ऑफ एनर्जी मैनेजर एंड एक्रेडिटेशन ऑफ एनर्जी ऑडिटिंग फॉर्म। हाँ हाँ। हम्म। सब एनर्जी मैनेजर भी होते हैं और सबकी एनर्जी ऑडिटिंग भी होती है। तो इनमें भी बीडब्ल्यू का भी दोनों एग्जाम अलग अलग होते हैं, एनर्जी मैनेजर का भी एग्जाम है और एनर्जी ऑडिटर का भी एग्जाम है। एनर्जी मैनेजर का ऐसे एग्जाम निकाल दिया तो फिर एनर्जी मैनेजर के लिए अप्लाई करो, एनर्जी ऑडिटर का निकाले तो वहाँ पे शुरू कर सकते हो। हाँ, शुरुआत तो तुम वहीं से कर सकते हो, बीडब्ल्यू से करोगे तो जितने ये तुम्हारा डेजिग्नेटेड कंज्यूमर है ना, ये लोग से शुरुआत करते हैं। जैसे वो सर है ना, वो ईआरडीए में करते थे ऑडिटिंग, ईआरडीए जो गुजरात में है, रिसर्च डेवलपमेंट का, तो वहाँ करते हैं ऑडिट, और कई सारे गवर्नमेंट ऐसे फर्म वहाँ करते हैं। और फिर धीरे धीरे अपना मार्केट जब बन जाएगा थोड़ा, तो फिर प्राइवेट वाले भी करेंगे, रिलेशन पे वो आएंगे, तो तुम्हारा अपना है, सब तरह का। अब जैसे ये है ना स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो अपना है, कौशल विकास योजना, तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें अलग अलग स्किल हैं, जैसे कि मेशन कोई है, तो कोई अपना इलेक्ट्रिशियन का कोर्स हो रहा है, ये सब का अलग अलग छोटे छोटे स्किल। तो उसमें क्या है कि अब ये तो बहुत सारे खोल के बैठे ही हैं, इलेक्ट्रिशियन और मैकेनिक सब काम तो खोल ही बैठे हैं, काम भी पूरा आ रहा है, लेकिन उनको कौन पूछ रहा है? जिसके दुकान जितने चल जाए उस पर है, जिसमें चल गया वो बहुत बढ़िया है। अब इसमें क्या है कि स्किल डेवलपमेंट वाले में क्या है, उनको एग्जाम होता है वहाँ पे भी ऐसे ही, इलेक्ट्रिशियन का, इंस्टॉलेशन का, तो एग्जाम देते हैं लोग, वहाँ से अगर सर्टिफाई हो गए तो भाई भारत सरकार के कौशल विकास योजना की पोर्टल पे आप सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन है, चाहे सर्टिफाइड मशीनर है, ये सब है, तो फिर वहाँ से आपका बस वही है, मौका थोड़ा बढ़ जाता है। आप अपनी दुकान खोलेंगे तो दाम आप 10 रुपये ज़्यादा भी लेंगे, तब भी आपको लोग आपको प्रेफर करेंगे, भाई ये सरकारी सर्टिफाइड आदमी है, तो ये सर्टिफिकेशन। तो बीडब्ल्यू से सर्टिफाइड रहेगा तो उसका तो दुकान चलती रहेगी ऐसे। फिर एक एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स का, इसमें जो जो भी पॉइंट आएंगे, तो इसमें क्या है, जब एक्ट लिखेंगे एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट और उसके फीचर, तो उसके जो पॉइंट्स हैं हमको एज इट इज वो पॉइंट लिखने हैं, उसका पॉइंट समझ लेना है, उसके बाद वो उसका जिक्र होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम ये लिख रहे हैं और कुछ कहानी दूसरा और लिख रहे हैं लेबलिंग। तो ये कम से कम ये एक ऐसी चीज़ है, इसीलिए इसको कायदे से पढ़ना है कि इसमें तुमको थोड़ा सा वैसे ही लिखना है जैसा वो है, इसमें अपने मन से कुछ भी नहीं लिखना। इसलिए इस पूरे यूनिट में मैंने एक ही क्वेश्चन बोला, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, इसके फीचर, इसको आपको पढ़ना है, ऐसे आएगा भी जरूरी है, और इसको ऐसे ही लिखना है जैसे वो आएगा। तो बिल्डिंग का भी कोड स्टैंडर्ड है कि कोई भी बिल्डिंग जो होगी उसका कैसे कैसे हिसाब किताब रहेगा, कितना लोड होना चाहिए,
कितना कॉन्ट्रैक्ट डिमांड होना चाहिए, सारी चीज़। बिल्डिंग शुड हैव कनेक्टेड लोड ऑफ 500 किलोवाट, कॉन्ट्रैक्ट डिमांड ऑफ 600 केवीए, above are intended to use commercial purpose। तो इतने ज़्यादा रहेंगे वो कमर्शियल पर्पस के लिए देंगे। तो इन सब का भी एक कोड है। तो सेंट्रल एनर्जी कंजर्वेशन फंड, अब फंड कहाँ से, कौन सा फंड है उसमें, तो जो फंड वुड बी सेट अप एट द सेंटर टू डेवलप द डिलीवरी मैकेनिज्म ऑफ लार्ज स्केल एडॉप्शन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो जो फंड है वो तो सेंटर से ही डेवलप होगा, बस इसका जो हिसाब किताब ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट जिसको बोलोगे वो बीडब्ल्यूई करेगी। द फंड इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ थ्रस्ट इन आर&डी एंड डेमोन्स्ट्रेशन इन ऑर्डर टू बूस्ट मार्केट पेनिट्रेशन ऑफ एफिशिएंट इक्विपमेंट। फिर रोल आता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का। तो ये इसका तुमको जानकारी हो ही गई है, इसी को पढ़ना है। अब इसके बारे में कि कितने कितने मेंबर हैं, कौन कौन इसके मेंबर होते हैं, ये तुम्हारा एक जनरल नॉलेज है, पढ़ना है। मिशन ऑफ बी इज टू इंस्टीट्यूशनलाइज द एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस एंड इनेबल डिलीवरी मैकेनिज्म इन द कंट्री एंड प्रोवाइड लीडरशिप टू एनर्जी एफिशिएंसी इन ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि रिड्यूस एनर्जी इंटेंसिटी इन इंडिया। अब इसमें क्या कौन कौन से लोग होते हैं, तो जनरल सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर ऑफ ब्यूरो इज वेस्टेड गवर्नमेंट काउंसिल with 26 members। Council is headed by Union Minister of Power and consists of members represented by Secretary of various line ministries। ठीक है, तो ये कौन कौन से उनके बोर्ड ऑफ उसमें रहेंगे, गवर्नेंस में रहेंगे। मेन क्या है कि बी विल बी इनिशियली सपोर्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द वे ऑफ ग्रांट थ्रू द बजट एंड इट विल हाउएवर इन द पीरियड ऑफ 5 to 7 years बिकम सेल्फ सफिशिएंट। तो शुरुआत में 5-7 साल तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बजट से ही इनको होगा, फिर उसके बाद इनको सेल्फ सफिशिएंट हो जाना है, बी अपना खुद का जनरेट करेगी रेवेन्यू और उससे चलेगा। It would be authorized to collect appropriate fee in discharge of its functions assigned to it। तो फिर धीरे धीरे खुद ही अपना रेवेन्यू जनरेट करेगी और अपना कंडक्ट करेगी। रोल क्या है, तो अभी जो सारी चीजें पढ़ी हमने वो कहीं ना कहीं इसके रोल में भी है। तो रोल ऑफ बी वुड बी प्रिपेयर स्टैंडर्ड एंड लेवल, तो हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा, स्टैंडर्ड्स एंड लेवल ऑफ एप्लायंस एंड इक्विपमेंट। डेवलप अ लिस्ट ऑफ डेजिग्नेटेड कंज्यूमर की लिस्ट हमने डेवलप की। स्पेसिफाइज सर्टिफिकेशन एंड एक्रेडिटेशन प्रोसीजर, वो भी है, वो एग्जाम कराती है बीडब्ल्यूई। प्रिपेयर बिल्डिंग कोड्स क्या क्या नहीं। मेंटेन सेंट्रल ईसी फंड एंड अंडरटेक प्रमोशन एक्टिविटीज, जो भी चीजें हैं एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड उसका प्रमोशन वगैरह तो बीडब्ल्यूई का ही काम है। फिर इसमें सेंट्रल का क्या काम रहेगा इस पूरे प्रोसेस में, ये एज इट इज तुमको यहाँ पे इतना लिखना है, इतना बहुत है। पेनाल्टीज एंड कहाँ का क्या क्या पेनाल्टी है, जो तुम फॉलो नहीं करोगे तो कैसे कैसे हिसाब करेंगे। पेनाल्टी फॉर ईच ऑफेंस अंडर एक्ट वुड बी इन द मॉनेटरी टर्म्स, दैट इज ₹10,000 फॉर ईच ऑफेंस एंड 1,000 फॉर ईच डे फॉर कंटिन्यूड नॉन कंप्लीट्स। तो जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो नहीं करोगे, उसके हिसाब से नहीं रहोगे, तो कुछ कुछ पेनल्टीज का भी इसमें प्रोविजंस है। तो ये बेसिकली डेजिग्नेटेड के लिए सबसे पहले सारी चीजें पेनल्टी वगैरह दी, फिर वहां से वो स्प्रेड होंगी। अब हमको क्या है, हम अगर नहीं करेंगे तो हमको अपना खुद का नुकसान है ही, ऐसे भी मतलब बिलिंग में सब में, और उनको भी है, डेजिग्नेटेड कंज्यूमर है उनको भी नुकसान है, बिलिंग का तो है ही है, ज्यादा बिल आएगा ये होगा वो, लेकिन ऐसे भी पेनल्टी है। जैसे कि हम बड़ी इंडस्ट्री की बात करें तो मैक्सिमम डिमांड एक चीज होती है, तुम पावर जनरेशन में पढ़े होगे, एक मैक्सिमम डिमांड होता है ना, देखने का मैक्सिमम डिमांड इलेक्ट्रिसिटी जो मीटर होता है उसमें भी आता है, मैक्सिमम डिमांड दिखाता रहता है, रेटिंग देखोगे जब डिजिटल मीटर में तो हमेशा 3-4 चीजें ब्लिंक करेंगी। एक तुम्हारा डेट होगा, एक कितना